हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी। तो हम जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी की हिस्ट्री देखेंगे। जेंडर इश्यूज से रिलेटेड दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास। पहला पर्सपेक्टिव है जेंडर वेरिएशन और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है बायोसोशल अप्रोच। यानी कि जेंडर डिफरेंसेस की जो वजह है उसके बारे में दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। जेंडर वेरिएशन का ये कहना है कि जो जेंडर इश्यूज होते हैं, यानी कि मेन को वुमेन से जो मसले होते हैं या वुमेन को मेन से जो मसले हैं, जेंडर डिफरेंसेस जो आ जाते हैं, जेंडर की बेस पे जो डिफरेंसेस आते हैं वो बायोलॉजिकल और एवोल्यूशन बेस्ड होते हैं। बायोलॉजिकल किस तरीके से कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, यानी क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, इस सब बेसिस पे जेंडर को आपस में डिफरेंशिएट किया जाता है। और एवोल्यूशन बेस्ड यानी कि हमारी बॉडी किस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज होती गई है। ठीक हो गया, हमारी स्पीशीज ने किस तरीके से इवॉल्व किया है। तो जेंडर वेरिएशन वाला पर्सपेक्टिव हमें ये बताता है कि जेंडर डिफरेंसेस की बेसिस क्या है हमारे पास, बायोलॉजिकल और एवोल्यूशन बेस्ड। बायोलॉजिकल यानी हमारी बॉडी किस तरीके से बायोलॉजिकली बिहेव कर रही है, और एवोल्यूशन बेस्ड यानी कि टाइम के साथ साथ किस तरीके से ह्यूमन स्पीशीज इवॉल्व हुई हैं। जबकि बायोसोशल अप्रोच का ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस ही जेंडर इश्यूज की वजह नहीं है। जेंडर इश्यूज में कल्चर, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड कोर्स ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायो के साथ साथ इंसान की सोसाइटी भी उसके जेंडर डिफरेंसेस में बहुत गहरा रोल प्ले करती है, और एंथ्रोपोलॉजी यानी कि उसका कल्चर भी किसी भी इंसान के जेंडर को शेप देता है। अब हम डिफरेंट थ्योरीज देखेंगे। यानी कि मैंने पहले क्या बताया कि जेंडर इश्यूज के पीछे की वजह के बारे में दो पर्सपेक्टिव्स हैं। पहले पर्सपेक्टिव का ये कहना है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बायोलॉजिकल और एवोल्यूशन बेस्ड चीज़ों की वजह से जेंडर डिफरेंसेस आते हैं। और दूसरे पर्सपेक्टिव का मानना ये है कि इसमें आपकी सोसाइटी भी रोल प्ले करती है, आपके कल्चरल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के मुताबिक या डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी हैं, और ये सारी थ्योरीज जो हैं जेंडर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती हैं या जेंडर इश्यूज के बारे में रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन थ्योरीज में जो बेसिक दो सवाल हैं जिनके जवाब देने की कोशिश की गई है, सबसे पहले तो ये हु मेड अस व्हाट वी आर, यानी कि किसने हमें बनाया और हम हैं क्या। हम अपने जेंडर को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम एक इंसान को मेल कह रहे हैं, मैं अपने आप को फीमेल कह रही हूँ, तो किन बेसिस पे। और दूसरा सवाल ये है, वर वी बॉर्न लाइक दैट और वी आर प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी दैट वी एग्जिस्ट इन। कि क्या जो मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि मैं फीमेल हूँ, क्या मैं ऐसे ही, मेरी बर्थ ही इस तरीके से हुई है, क्या मेरी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी इस तरीके से है, या फिर मैंने अपने आप को एनवायरनमेंट की वजह से ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ सोसाइटी की इम्पोज की हुई चीजें हैं, या फिर मैं नेचुरली ऐसी हूँ, मेरी नेचर ही ऐसी है। तो इन दो सवालों के जवाब तमाम जो थ्योरीज हम आगे पढ़ेंगे उनमें देने की कोशिश की गई है, या इन दो सवालों की बेसिस पे डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं। सबसे पहले आ जाता है नेचर वर्सेस नेचर। नेचर क्या है, कुदरत, नर्चर क्या है, परवरिश। तो इस थ्योरी का कहना यह है कि यहाँ पे कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है कि मैन और वुमेन एक दूसरे से बायोलॉजिकल डिफरेंट है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ रोल्स जो मैन और वुमेन ने अडॉप्ट किए हुए होते हैं वो प्री डिटरमिन्ड होते हैं, यानी कि सोसाइटी के तय करदा होते हैं। यानी कि नेचुरली तो बायोलॉजिकली मेल और फीमेल की बॉडी अलग होती ही होती है, उनके क्रोमोसोम्स, हॉर्मोन्स, सेक्सुअल ऑर्गन सब कुछ अलग होता ही है। इसके साथ साथ सोसाइटी की तरफ से उन पे कुछ ऐसे जेंडर रोल्स इन्फोर्स कर दिए जाते हैं या इम्पोज कर दिए जाते हैं जो उन्हें अडॉप्ट करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे लड़कियों की ड्रेसिंग, लड़कियों का हेयर स्टाइल, लड़कों का हेयर स्टाइल अलग, ड्रेसिंग अलग। तो ये एक नर्चर का हिस्सा है, नेचर का हिस्सा नहीं है। और सेकंड पॉइंट इसका क्या है कि जो रोल्स हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, क्या ये हमें सीखने की ज़रूरत है, या हम बायोलॉजिकली ऐसे बने हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर मर्द भारी सामान उठाने वाला काम कर रहे हैं तो क्या औरत ये काम कर सकती है कि नहीं कर सकती, या क्या हम अपने ड्रेसिंग स्टाइल्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी में ये बताया गया है कि नेचुरली आपकी बॉडी बायोलॉजिकली तो मेल और फीमेल अलग है, लेकिन उसके साथ साथ जो जेंडर है, यानी कि बाय बर्थ जो इंसान का हार्मोन्स, इंसान के क्रोमोसोम्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स जो चीज़ डायग्नोज कर रहे होते हैं, तो वो उसको हम सेक्स कहेंगे। जबकि जेंडर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको किस किस्म की फीलिंग्स आ रही हैं। ठीक हो गया, कि आपका इंस्टिंक्ट क्या कह रहा है, आपकी अपने बारे में परसेप्शन क्या है कि आप क्या हैं, अपने जेंडर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो।
तो आपका जो बायोलॉजिकल बाय बर्थ जो आपका सेक्स है उससे आप इत्तेफाक भी रख सकते हो और उससे आप हट भी सकते हो। हर इंसान की डिफरेंट साइकी है। नेचर वर्सेस नर्चर भी यही है कि कुछ चीज़ें तो नेचर में होती हैं, यानी कि बायोलॉजिकली मेल और फीमेल की बॉडी अलग होती है, हार्मोन्स में, क्रोमोसोम्स में, सेक्सुअल ऑर्गन्स में, डिफरेंट एबिलिटीज़ में। लेकिन कुछ चीज़ें नेचर की इम्पोज की भी हुई होती हैं। जैसे कि हमें पता है कि मर्द जो हैं वो फिजिकल स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा होती है, वो भारी वजन ज़्यादा उठा सकते हैं, बमुकाबिल इसके कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी एंड्योरेंस ज़्यादा होती है, टॉलरेंस ज़्यादा होती है। मर्द ऐसे होते हैं, औरतें जज्बाती बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मर्द जो होते हैं वो थोड़े मेच्योर होते हैं। तो ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये नेचुरली ऐसी हैं, कुछ नेचुरली ऐसी हैं और कुछ नेचर की इम्पोज की हुई हैं। अब नेचर का इम्पोज किया हुआ क्या है? लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल्स, ड्रेसिंग स्टाइल्स, ये सारी चीज़ें नर्चर से आई हैं, यानी कि परवरिश इस तरह की गई है, एनवायरनमेंट की इम्पोज की हुई है, इन्फोर्स की हुई है। मिनिमलिस्ट एंड मैक्सिमलिस्ट व्यूज। एप्स्टीन ने 1988 में दो अपोजिंग व्यूज दिए थे, पहला था मिनिमलिस्ट और दूसरा था मैक्सिमलिस्ट। अब मैक्सिमलिस्ट जो थे या ये व्यू था, इस व्यू में या मैक्सिमलिस्ट जो लोग थे इनका बिलीफ ये था कि मैन और वुमेन के दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, जो कि डिफरेंसेस कभी कवर नहीं किए जा सकते। दे आर क्वाइट डिफरेंट इन मैनी वेज, बायोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली। यानी कि उनका मानना था कि जिंदगी के हर म्यार में मैन और वुमेन एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब मैक्सिमलिस्ट जो बिलीवर हैं या इस थ्योरी के जो बिलीवर्स हैं ये एसेंशियलिस्ट से भी मिलते जुलते थे। एसेंशियलिस्ट का मानना क्या था? ये एसेंशियलिस्ट कौन थे? इनका मानना ये था कि बाय बर्थ ही मैन और वुमेन एक दूसरे से अलग हैं, ये बराबर नहीं हो सकते, दे आर इनइक्वल। जबकि मिनिमलिस्ट्स का बिलीफ ये था या उनका उन्होंने जो थ्योरी प्रपोज की थी वो ये थी कि इंसान में यानी कि औरत और आदमी इन दोनों में सिर्फ छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसके अलावा इन्हें कवर किया जा सकता है, कोई खासा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। अर्लियर स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी एंड जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस साइकोलॉजी में जितने भी जेंडर डिफरेंसेस आ रहे हैं, वुमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, इन सब जेंडर डिफरेंसेस या जेंडर इश्यूज के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, साइकोएनालिटिक साइकोलॉजी है। इन तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करने वाले लोगों की, थ्योरिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट के मानने या पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिस्ट जो लोग थे इनका मानना ये था या इनका जो इंटरेस्ट ऑफ स्टडी था, इनका बेसिक जो पॉइंट ऑफ व्यू था या बेसिक जो फोकस था वो ह्यूमन माइंड पे था। ये इंसानी माइंड का स्ट्रक्चर देखना चाहते थे, इंसानी माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहते थे, तो एडल्ट मेंटल प्रोसेसेस के बारे में जानना चाहते थे। तो इनका इंटरेस्ट जो था या इनका जो इन्वेस्टिगेशन का टॉपिक था वो था जनरलाइज्ड एडल्ट माइंड, यानी कि एक एडल्ट माइंड में किस किस किस्म के मेंटल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चरलिस्ट ने क्या किया है, इन्होंने मेन और वुमेन के बेसिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंक्लूड नहीं किया, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। इन्होंने आदमी और औरत के दरमियान जो फ़र्क होते हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल फ़र्क हैं, सोशल हैं, कल्चरल हैं, इस सब को इग्नोर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने मैन और वुमेन को इक्वली ट्रीट किया है, बल्कि इस सब का मतलब ये है कि जब ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी कर रहे थे तो इनके जितने भी सब्जेक्ट्स थे वो मेल थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि इन्होंने वुमेन को टोटली इग्नोर किया और इनइक्वली ट्रीट किया है। और इनकी स्टडी में जो जनरलाइज्ड एडल्ट माइंड था जिसके बारे में ये पढ़ना चाह रहे थे या जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड ये देखना चाह रहे थे, वो बेसिकली जनरलाइज्ड एडल्ट माइंड नहीं था, वो जनरलाइज्ड एडल्ट मैन माइंड था, क्योंकि इनके सब्जेक्ट्स में कहीं वुमेन ऐड ही नहीं की गई। इन्होंने अपने आइडिया से, अपनी रिसर्च से और अपनी स्टडीज से वुमेन्स को एक्सक्लूड किया हुआ था, क्योंकि इन्होंने बेसिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फर्क ही नहीं किया, बेसिक जेंडर डिफरेंसेस को कंसिडर ही नहीं किया। स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड स्टडी करना चाहते थे, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा है, और इसके साथ साथ उन्होंने जेंडर डिफरेंसेस को इग्नोर किया, वुमेन सब्जेक्ट को एक्सक्लूड किया। लेकिन जो फंक्शनलिस्ट हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन माइंड को छोड़ के फंक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। इनका मेन सब्जेक्ट ये था कि किस सिचुएशन में किस तरीके से ह्यूमन माइंड एक्ट करता है, ह्यूमन के मेंटल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस अगर एक साथ कर दिए जाएं तो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशंस में या रियल लाइफ सिचुएशंस में। और इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स में वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल्स, हर चीज को
इन्वॉल्व किया था। इन्होंने किसी किस्म की इनइक्वालिटी नहीं शो की। इन्होंने वुमेन और मैन को इक्वल राइट्स दिए, इक्वली स्टडी किया था। और इंटेलिजेंस एंड अडॉप्टेबिलिटी वर टू मेजर एरियाज ऑफ फंक्शनलिस्ट इंटरेस्ट, यानी कि इन्होंने जब ब्रेन फंक्शनिंग स्टडी की है तो इन्होंने उसमें दो चीजें स्टडी की हैं, इंटेलिजेंस एंड अडॉप्टेबिलिटी, यानी कि ह्यूमन माइंड कितना इंटेलिजेंट है, कितने अच्छी तरीके से मेंटल प्रोसेसिंग हो रही है, परसेप्शंस आ रही हैं, थिंकिंग हो रही है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, और इसके साथ साथ कैसे एक ह्यूमन माइंड अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर रहा है। अब फंक्शनलिस्ट ने जिस तरीके से इंटेलिजेंस और अडॉप्टेबिलिटी के बारे में स्टडीज की हैं, तो इन स्टडीज के पीछे उनके क्या क्या मकसद थे या इन स्टडीज का क्या क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले तो वो ये देखना चाहते थे कि ह्यूमन माइंड कितना इंटेलिजेंट है और डिफरेंट सेटिंग्स में या डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से वो बिहेव कर सकता है या परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी उन्होंने फोकस किया है कि किस तरीके से हर पर्सन यूनिक है एक दूसरे से और कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से यूनिक बनाते हैं। और इसमें उन्होंने जेंडर डिफरेंसेस भी देखे थे और पर्सनैलिटी ट्रेड्स भी, यानी कि ये डार्विन की थ्योरी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और डार्विन की थ्योरी की बेसिस पे इन्होंने ये देखने की कोशिश की है कि बायोलॉजिकली एक सेक्स दूसरे सेक्स से किस तरीके से डिफरेंट होता है और ये लोगों के सोचने और समझने की एबिलिटीज़ को किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो फंक्शनलिस्ट की स्टडी का ये फायदा हुआ था कि इससे यहाँ से जेंडर स्टडी स्टार्ट हो गई थी, जेंडर डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो गई थी और जेंडर डिफरेंसेस को सीरियस लिया गया कि पर्सनैलिटी ट्रेड्स के साथ साथ जेंडर डिफरेंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। ऑल्दो कि फंक्शनलिस्ट की थ्योरी ने मेल्स को ज़्यादा सपोर्ट किया था, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जेंडर इश्यूज को या जेंडर डिफरेंसेस को भी इंट्रोड्यूस करवाया है कि मेंटल एबिलिटीज पर्सनैलिटी ट्रेड्स के साथ साथ सेक्सुअल डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं। अब जो चीज़ उन्होंने मिस कर दी थी वो ये थी कि सोसाइटी का भी जेंडर पे इफेक्ट होता है, यानी कि सेक्सुअल डिफरेंसेस तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे लेकिन जेंडर डिफरेंसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए। अब फंक्शनलिज्म में ये जो स्कूल ऑफ थॉट था इसको फॉलो करने वालों की जो टिपिकल फाइंडिंग्स थी वो ये थी कि जब इन्होंने अपनी रिसर्च कैरी आउट की तो इसमें यह था कि इनकी रिसर्च का रिजल्ट ये था कि वुमेन मैन के मुकाबले में कम इंटेलिजेंट है। इसके साथ साथ मर्दों के मुकाबले में औरतों का तालीम का ज़ियान ज़्यादा हो रहा है, यानी कि औरतें कम तालीम हासिल कर रही थी और औरतें ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकती हैं लेकिन उनको मौके मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ कम थी। और इसके साथ साथ उनकी प्राइमरी फाइंडिंग्स ने ये भी बताया था कि फीमेल्स जो हैं वो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट हैं, यानी कि कम इंटेलिजेंट हैं एज कम्पेयर टू मैन। तो फंक्शनलिस्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसमें जैसे कि हमने फाइंडिंग्स से देख भी लिया है वुमेन को इनइक्वली ट्रीट किया गया है, लेकिन सेक्सुअल डिफरेंसेस को स्पेसिफाई किया गया है कि पर्सनैलिटी ट्रेट के साथ साथ आपकी जो सेक्सुअल डिफरेंसेस हैं वो भी मैटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने मैन और वुमेन के दरमियान डिफरेंसेस को डिस्टिंग्विश कर दिया था। बिहेवियरिज्म को फॉलो करने वाले बिहेवियरिस्ट ने क्या किया था, इनका सब्जेक्ट ऑफ स्टडी था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। किसी भी इंसान की इनर थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के बजाय इन्होंने उसके बिहेवियर को, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इनका इस स्टडी का बेसिक मकसद क्या था कि ये देख सकें कि किस तरीके से इंसान कोई भी बिहेवियर सीखता और अडॉप्ट करता है और उसे याद रखता है। इन्होंने सेक्सुअल डिफरेंसेस या सेक्सुअल रोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी है, लेकिन इनकी स्टडीज में इन्वायरमेंट और लर्निंग का बिहेवियर पे बहुत गहरा असर है, यानी कि हम अपने इन्वायरमेंट से क्या क्या सीख रहे हैं इस सब के बारे में इन्होंने बताया था। और लर्निंग और मेमोरी को मेन फोकस रखा था इन्होंने, यानी कि किस तरीके से हमारा ब्रेन डिफरेंट चीज़ें सीखता है। आइदर कि इन्होंने सेक्सुअल डिफरेंसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, लेकिन इन्होंने एक वोमेनलेस साइकोलॉजी क्रिएट की है। वोमेनलेस साइकोलॉजी किस तरीके से क्रिएट किया है कि इन्होंने अपनी स्टडीज़ में वुमेन्स को इन्वॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान ये हुआ है कि इनकी स्टडी में जेंडर रिलेटेड वेरिएबल्स कंसिडर नहीं किए जा सकते, यानी कि इनकी थ्योरी को भी दोनों जेंडर्स पे जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ मेल सब्जेक्ट्स पे काम किया है। इन्होंने ये काम तो ज़रूर किया है कि किसी भी इंसान का बिहेवियर लर्नड हो सकता है, सीखा हुआ हो सकता है उसके एनवायरनमेंट से, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसकी इनर थॉट्स की वजह से वो बिहेवियर शो कर रहा हो। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने दोनों जो सेक्स डिफरेंसेस हैं, दोनों सेक्सेस हैं, इन पे काम नहीं किया, मैन और वुमेन पे बराबर का काम नहीं किया। इनके सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ मैन थे, इसलिए इन्हें जनरलाइज नहीं किया जा सकता।
साइको एनालिटिक साइकोलॉजी आ जाती है। अच्छा, साइको एनालिटिक साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉयड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी और इसने पहली दफा बात की थी सेक्स डिफरेंसेस के बारे में, पर्सनैलिटी डिफरेंसेस के बारे में, यानी कि मैन और वुमेन एक दूसरे से किस तरीके से सेक्सुअली भी डिफरेंट होते हैं और पर्सनैलिटी ट्रेट्स उनके एक दूसरे से अलग होते हैं। और उसने सेक्स और जेंडर के दरमियान भी फर्क बताया था। सेक्स क्या होता है? जो बाय बर्थ आप बायोलॉजिकली हैं, आपकी बॉडी जो बता रही है, आपके हार्मोन्स और क्रोमोसोम्स जो बता रहे हैं, यानी कि बायोलॉजिकली इफ यू हैव XX क्रोमोसोम्स यू आर अ गर्ल, इफ यू हैव XY क्रोमोसोम्स देन यू आर अ बॉय। बट जेंडर ये है कि सोशली आप पे जो नॉर्म्स इम्पोज की गई हैं, लड़कियों वाले कपड़े पहनने, लड़कियों जैसे बाल लंबे रखने, लड़कियों जैसी हरकतें करनी है, ये आपका जेंडर है। और फिर आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो कुछ लड़कियों जैसा फील ही नहीं हो रहा, मुझे तो ये चीजें नहीं अच्छी लग रही, मुझे तो लड़कों जैसी चीजें अच्छी लग रही हैं, दैट इज योर जेंडर आइडेंटिटी। तो ये सारी चीजें सबसे पहले सिगमंड फ्रॉयड ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी, जिसमें उसने डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी की, यानी कि उसके मुताबिक किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से गुजरती है, यानी कि फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल मेंटल प्रोसेसेस के साथ साथ आपकी फिजिकल बॉडी के साथ साथ आप सेक्सुअली भी डेवलप कर रहे होते हो। और इन स्टेजेस में उसने ये बताया था कि आपकी पर्सनैलिटी जिस एनर्जी की वजह से साइकोसेक्सुअली डेवलप कर रही होती है, उस एनर्जी का नाम होता है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट यानी आपके इंटरनल परसेप्शन एंड थिंकिंग एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि इंटरनली डीप डाउन इन योर माइंड एंड हार्ट व्हाट यू आर फीलिंग। तो इन्होंने ये बताया था सिगमंड फ्रॉयड ने हमें कि जो सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है किसी भी चाइल्ड की परसेप्शन में अपने जेंडर के बारे में, यानी कोई भी बच्चा अपने जेंडर के बारे में जो सोच रहा होता है, सबसे पहले तो स्टार्टिंग स्टेजेस में वो इस पर डिपेंड करता है कि एनाटॉमिकल डिफरेंस क्या है, यानी कि उनकी बॉडी में डिफरेंसेस क्या है। चाइल्ड ये डेवलप करता है अपने एक्सपीरियंसेस से, या ये नॉलेज इंफॉर्मेशन गेन करता है कि कैसे एनाटॉमिकली यानी बॉडी के हिसाब से कैसे बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे से अलग हैं। जब ये बॉडी डिफरेंसेस की जो नॉलेज है या ये जो परसेप्शन है एक चाइल्ड में डेवलप हो जाती है, उसके माइंड में पता चल जाता है हाँ जी, लड़कियों और लड़कों की बॉडी डिफरेंट है, मेल एंड फीमेल और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो बच्चे ये रियलाइज करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है। मिसाल के तौर पे एज की एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे हम कहते हैं लड़कों के पास तो सारी आज़ादी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सो ये ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे को अपने आप से डिफरेंट फील करना शुरू कर देते हैं, और उन्हें फील होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो अपोजिट जेंडर के पास नहीं है, या अपोजिट जेंडर के पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। इसका रिजल्ट एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि आप अपोजिट पेरेंट से ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो एज कम्पेयर टू सेम सेक्स पेरेंट, यानी कि इफ यू आर अ गर्ल यू आर मोर अटैच्ड टू योर डैड रादर देन योर मॉम। सिगमंड फ्रॉयड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी ने हमें साथ साथ ये भी बताया था कि जब चाइल्ड इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेता है तो वो आइडेंटिफाई करता है सेम सेक्स पेरेंट को, यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट जब बच्चा ये डेवलप कर लेता है कि जो लड़की है उसकी बॉडी लड़के से डिफरेंट है, यानी कि मैं लड़की हूँ और मैं बॉयज से डिफरेंट हूँ, उसके बाद मेरे माइंड में एक परसेप्शन चलती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है कि व्हाट द अदर जेंडर हैज आई डोंट हैव इट, कि जो दूसरे जेंडर के पास है वो मेरे पास नहीं है। उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में क्या होता है कि मैं अपोजिट जेंडर पेरेंट से ज्यादा अटैच फील करती हूँ, और जब मेरा माइंड इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लेता है तो मैं सेम सेक्स पेरेंट को भी आइडेंटिफाई करती हूँ और उसके साथ भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जो मेल चाइल्ड का केस है, यानी कि बॉयज का केस है, उसमें उन्हें डीपर कॉन्फ्लिक्ट से गुजरना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, हो सकता है कि ट्रॉमा का शिकार हो जाए या उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ी सी सप्रेस हो जाए। साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, ये कंसेप्ट भी सिगमंड फ्रॉयड के काम से लिया गया है। इस कंसेप्ट का सबसे पहला पॉइंट ये है कि जेंडर बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड नहीं होता। मैंने पहले भी बात की है, आपका सेक्स वो होता है जो बाय बर्थ होता है, आपके क्रोमोसोम्स पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो बॉय के हैं या गर्ल के हैं उन पे डिपेंड कर रहा होता है, और इसके साथ साथ आपके अंदर हॉर्मोन्स कौन से वाले हैं, गर्ल्स वाले या बॉयज वाले, इस सब पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जो आपका जेंडर है वो साइको सोशल डेवलपमेंट की वजह से होता है, यानी सोशल सेटिंग में आप साइकोलॉजिकली आपके मेंटल प्रोसेसेस किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज करते हो कि हाँ जी मेरा जेंडर ये है, यानी कि लड़की ने ऐसे कपड़े पहने, लड़के ने वैसे पहने। ये सब बायोलॉजी में नहीं बताया जाता, आपको बायोलॉजिकली डिटरमिन नहीं होता, ये सब सोसाइटी आप पे इम्पोज कर रही होती है। और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो है ना वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप अपने आप को क्या सोचते हैं।
यानी कि बचपन से ही आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप रियलाइज करते हो कि आई एम अ बॉय, तो आप बॉयज़ वाली हरकतें शुरू करते हो, आप रियलाइज करते हो आप फीमेल हो, तो बचपन से ही आपकी सेक्सुअल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। दिस एक्सपीरियंस लीड टू अ जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि अगर किसी के इन एक्सपीरियंसेस में मसला है ना, तो या फिर जैसे कि हमारी सोसाइटी में तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, इसी तरीके से जब बच्चे बचपन में ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि हम तो बॉय हैं, और वो फिर सेम सेक्स पेरेंट को देखते हैं कि हाँ जी, हमारे घर में तो पेरेंट जो डैड हैं उनका ज़्यादा चल रहा है ऑर्डर वगैरह, तो फिर जेंडर इनइक्वालिटी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब सोशली अपने जेंडर को रिकॉग्नाइज करते हैं ना, उस दिन से जेंडर इनइक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है साइको एनालिटिक फेमिनिज्म।